हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो आज हिंदी हब ऑफिशियल पर हम लेकर आए हैं साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, लगभग आपका 1 महीना रीट परीक्षा को रह गया है और इसीलिए आपको कुछ साथी कह रहे थे, मैंने एक पोल भी डाला था यूट्यूब पर कि कौन कौन से साथी हैं जो साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज चाहते हैं। तो लगभग 90% का दोस्तों आया था यस में। तो इसी को याद रखते हुए दोस्तों हम 15, 20, 30 जितनी भी हो सकेंगी परीक्षा तक उतनी हम टेस्ट सीरीज करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको थोड़ी सी मदद मिल सके। और हिंदी की जो टेस्ट सीरीज है वो आपकी लगातार चलती रहेंगी, जिससे कि आपका है वो निरंतरता नहीं टूटे। खून का टीका के और उसने कहा था कहानी के क्वेश्चन आंसर आपको कुछ ज़रूर दोस्तों करवा दिए जाएंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आप लगातार दोस्तों अपने एकाग्रचित होकर के पढ़ते रहें। तो चलिए, इसमें आपके 30 प्रश्न हैं, जैसा कि आपको बताया कि 30 प्रश्न आते हैं। और आप किसकी टेस्ट सीरीज चाहते हैं वो भी दोस्तों हमें कमेंट में लिख करके बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपके कितने दोस्तों प्रश्न सही होते हैं? अच्छा दोस्तों पेपर है वो बनाने का प्रयास किया है, अच्छे क्वेश्चन है मैंने चूज़ किए हैं। तो आपके कितने प्रश्न सही होते हैं वो आप दोस्तों लिख करके कमेंट में बताना। तो सबसे पहला दोस्तों प्रश्न है आपका, जीन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं? ध्यान देकर जानकारी को याद करना, समाज को अधिक सक्षम व्यक्तियों द्वारा प्रदान की गई सलाह, अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा उनके व्यवहार को बदलना और उचित पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन। बताइए दोस्तों। साइकोलॉजी की दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें। एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो 2 बार पढ़ें, और समझ के आधार पे आपने क्या सीखा है अब तक उसके आधार पे अपने उत्तर का निर्धारण करें। तो जीन प्याजे का दोस्तों आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था, उसमें उन्होंने क्या दिया था? उन्होंने 2 प्रक्रियाएं बताई थी। ठीक है, पहला था आपके स्कीमा था, दूसरा अनुकूलन था। अनुकूलन में आपके 2 आती थी, आत्मसातीकरण और आपके समायोजन। ठीक है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा उसके व्यवहार को बदलना। कि जब बच्चा अनुकूलन के माध्यम से या तो समायोजन के माध्यम से वर्तमान स्थितियों में आपके समायोजन करने का प्रयास करेगा, या फिर अपने पूर्व अनुभवों के द्वारा जो निर्मित स्कीमा है उसके आधार पर वर्तमान चीज़ों को देखने का प्रयास करेगा, तो जब वो अनुकूलन करेगा तभी उसके व्यवहार में है चेंज आ सकता है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है आपका जीन प्याजे। देखिए दोस्तों, साइकोलॉजी का मैं कोई इतना आपके जैसा आपसे बहुत कमज़ोर व्यक्ति हूँ, तो यदि कोई भी दोस्तों गलती हो जाए तो उसे क्षमा करना। ठीक है, ये आपकी डिमांड पर दोस्तों मैंने सीरीज है वो शुरू की है। यदि आप इसको नहीं चाहते हैं तो कृपया कमेंट में लिख करके अवश्य बता दें। अगला आपका प्रश्न है, तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया। आपको किसी छात्र के बारे में यह मूल्यांकन करना है कि वह दी गई समस्याओं के बारे में अपने व्यक्तिगत एवं मूल दृष्टिकोण को व्यक्त कर पाता है या नहीं। इसके लिए आप किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करेंगे? यानी कि हमें छात्र के बारे में यह देखना है कि वही अपनी किसी भी क्वेश्चन हम करें तो अपनी राय को अभिव्यक्त कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हमें किस प्रकार के प्रश्न उससे करने चाहिए? वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, लघुत्तरात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। बताइए। तो दोस्तों, जब हमें किसी व्यक्ति के बारे में या छात्र के बारे में उसे अपनी राय या उसके अपने विचारों को स्वतंत्रता से अभिव्यक्त करने की जब हमें चाहत होती है, तब उससे हमें वस्तु जो निबंधात्मक प्रश्न हैं दोस्तों वो आपके करवाए जाने चाहिए। क्योंकि जब निबंधात्मक प्रश्नों में आपने भी बीए वगैरह में जो भी बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो आपने देखा होगा कि निबंधात्मक प्रश्न में समय सीमा वो शब्द सीमा रहती है आपके 800 शब्द, 500 शब्द। तो उसमें अपने जितने भी मन के विचार हैं बच्चा खुल करके उसमें दे पाता है, अपना क्या नज़रिया है किसी भी प्रश्न के प्रति, तो वो स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त कर पाता है निबंधात्मक प्रश्नों में। लेकिन जो लघुत्तरात्मक अति लघुत्तरात्मक है तो इसमें तो आपके 50 सीमा रहती है 50 शब्दों में। तो इसमें तो जो प्रश्न पूछ रहा है उसका उत्तर देना पड़ेगा। अति लघुत्तरात्मक आपकी सीमा और कम रहती है, 20 शब्दों में ही रहती है, तो 20 शब्दों में।
वस्तुनिष्ठ है दोस्तों, इसमें ऑप्शन रहते हैं ए बी सी डी, तो इसमें वो अपनी स्वतंत्रता का निर्धारण नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके निबंधात्मक प्रश्न। अगला आपका प्रश्न है, गिलफोर्ड मॉडल प्रक्रिया के तहत 5 तरह की मानसिक क्षमताओं को रखा गया है, निम्न में से किसे उन क्षमताओं में सम्मिलित नहीं किया जा सकता? अभिसारी चिंतन, संज्ञान, अपसारी चिंतन, स्थानांतरण। दोबारा से सुनिए दोस्तों, गिलफोर्ड मॉडल प्रक्रिया के तहत 5 तरह की मानसिक क्षमताओं को शामिल किया गया है, निम्न में से किसे उन क्षमताओं में सम्मिलित नहीं किया जा सकता? अभिसारी चिंतन, संज्ञान, अपसारी चिंतन और स्थानांतरण। तो आपको दोस्तों पता है कि 1967 में गिलफोर्ड ने अपना बुद्धि की जो मॉडल है वो प्रस्तुत किया था, और उसके उन्होंने 3 भाग हैं वो बताए थे। सबसे पहला भाग था मानसिक प्रक्रिया, दूसरा था आपके विषय वस्तु, ठीक है, और तीसरा था आपके उत्पाद या परिणाम। तो जो मानसिक प्रक्रिया है उसके उन्होंने 5 तत्व हैं वो बताए थे। 5 तत्व कौन कौन से थे? सबसे पहला था आपके संज्ञान, स्मरण, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन और मूल्यांकन। तो अपसारी चिंतन यहाँ पर आपका सही है, अपसारी चिंतन आपका सही है, संज्ञान आपका सही है, अपसारी चिंतन आपका सही है। ठीक है, तो जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके स्थानांतरण। स्थानांतरण नाम का कोई भी शब्द, कोई भी क्षमता इसमें शामिल नहीं थी। तो मानसिक क्षमता को प्रदर्शित करता है, आप वैसे भी लगा सकते हैं। संज्ञान है वो भी आपका करता है, अपसारी चिंतन है चीज़ों को खुल करके व्यक्त करने की जो प्रक्रिया है वो भी आपका मानसिक मन से समझ, लेकिन जो स्थानांतरण है वो आपकी मानसिक प्रक्रिया को व्यक्त नहीं करता है। अगला आपका प्रश्न है, बाह्य अभिप्रेरणा वह प्रोत्साहन देता है जो बालक को बाहर से उस व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो एक निश्चित दिशा में व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। ये दोस्तों एक परिभाषा है, तो ये किसकी परिभाषा है? स्वार्ज की, लेविन की, गेट्स की और शेफर की। दोबारा से सुनिए, बाह्य अभिप्रेरणा वह प्रोत्साहन देता है जो बालक को बाहर से उस व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो एक निश्चित दिशा में व्यवहार करने के लिए प्रेरित होता है। स्वार्ज, लेविन, गेट्स और शेफर। गिनते जाएं दोस्तों, आपके कितने क्वेश्चन हैं वो सही होते हैं। सही को गिनना है, गलत को नहीं गिनना है। फिर हमें सही को ही बढ़ाने की प्रक्रिया अपनानी है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके स्वार्ज महोदय ने इस परिभाषा को दी है। अभिप्रेरणा के आपके 2 प्रकार होते हैं, एक बाह्य अभिप्रेरणा होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। आंतरिक अभिप्रेरणा को आपके बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन बाह्य अभिप्रेरणा के बारे में ये कथन है आपके स्वार्ज ने कहा है। अगला आपका हो जाएगा प्रश्न, सामान्यतः पिछड़ेपन का प्रयोग उन बालकों के लिए किया जाता है जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यता के स्तर से कम हो। पिछड़े बालकों के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? पहला हो जाएगा आपके शोनल का है, मेनन का है, वर्ट का है या क्रो एंड क्रो का है। तो ये जो दोस्तों कथन है वो हो जाएगा आपके शोनल का। ठीक है, शोनल ने जो पिछड़ेपन की जो बालकों की जो आईक्यू माना है वो आपके माना है 65 से लेकर के 90 तक। इन्होंने पिछड़े बालकों का आईक्यू बुद्धिलब्धि है वो मानी है। ठीक है, तो ये आपकी शोनल की परिभाषा हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, पेपर है, कुछ प्रश्न आपके सरल भी हैं, कुछ आपके थोड़े से आपके कठिन भी हैं। तो यदि आप दोस्तों 25 प्रश्न कर जाते हैं तो आपकी जो साइकोलॉजी की जो तैयारी है दोस्तों एकदम सुपर तरीके से चल रही है। बस बालक का मस्तिष्क है कोरी स्लेट की भांति होता है, मैं उस पर कुछ भी लिख सकता हूँ। उक्त परिभाषा किसकी है? पेस्टोलॉजी की, फ्रेडरिक फॉविल की, जॉन लॉक की, क्रो एंड क्रो की। तो ये दोस्तों आपका एक आसान क्वेश्चन था, ये आपने कई जगह पढ़ भी रखा होगा। तो बालक को जो मस्तिष्क है उसकी कोरी स्लेट को एक नाम दिया है जॉन लॉक ने, टेबुला रासा। तो टेबुला रासा कहने वाले हैं आपके जॉन लॉक कि भाई बच्चे की जो मस्तिष्क होता है वो एक कोरे पन्ने की भांति होता है, कोरी स्लेट की भांति होता है। उस पर व्यक्ति है या कोई मनोवैज्ञानिक है
बड़े हैं उस पर जो चाहे जो लिख सकते हैं। तो ये बात कहने वाले हैं आपके जॉन लॉक। माँ का प्रथम दूध जो हल्के पीले रंग का गाढ़ा द्रव्य होता है जिसे तरल सोना कहा जाता है, क्या कहलाता है? टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, कोलोस्ट्रम और आइब्रेन पद्धति। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपकी कोलोस्ट्रम कहलाता है। ठीक है, जब माँ है वो बच्चे को जन्म देती है तो पहली बार जो दूध निकलता है उसे हल्के पीले रंग का जो गाढ़ा द्रव्य है उसे तरल सोना कहा जाता है और उसे विज्ञान की भाषा में दोस्तों उसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है। अगला है आपका शिक्षक निम्न के अलावा सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। यानी कि समस्या समाधान को मज़ेदार बनाने के 3 कारण तो इसमें सही हैं और एक कारण है वो गलत है, वो आपको बताना है। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा ना करके मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, मुक्त खेल के लिए समय देने और सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध करवाने। ध्यान से दोस्तों, आपके लगभग आधे प्रश्न साइकोलॉजी में भी लगभग 20 प्रश्न आपके समझ के आधार पे आते हैं और जो समझता है टॉपिक, जिसका क्लियर होता है, कंसेप्ट जिसका क्लियर होता है, वही उनको कर पाता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके पहला। ठीक है, यदि बच्चों की समस्या समाधान करना है तो बच्चों को सृजनात्मक चिंतन के लिए यानी कि जो अपसारी चिंतन है उसके लिए असीमित अवसर देने होंगे जिससे कि बच्चे नए नए तरीके खोज सकें। तो ये तो आपका सही है। मुक्त खेल के लिए समय देने, ये भी आपका सही है, बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ देगा। मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, ये भी सही है। लेकिन जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा ना करना। तो परिपूर्णता की अपेक्षा तो उनसे करना चाहिए कि भाई जितना अच्छा कर सकें बच्चा तो उतना अच्छा करना चाहिए, लेकिन इसमें अपेक्षा ना करना है दोस्तों, वो इसको क्वेश्चन को गलत कर देता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा विकल्प करता है? यह पूर्णतः भौतिक व शारीरिक है, यह आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है, इसके सभी पहलू अत्यंत अंतः संबंधित हैं, यह अनिवार्यतः एक वैयक्तिक प्रघटना है, एक व्यक्ति व दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती है। तो दोस्तों, वृद्धि और विकास को आप जानते हैं। वृद्धि होती है शरीर के बाह्य अंगों में परिवर्तन जिसका मापन किया जा सकता है, जिसको नापा जा सकता है, जबकि जो विकास होता है वो आपके बाह्य और आंतरिक परिवर्तनों में जो आंतरिक भाग में जो परिवर्तन होता है वो आपको विकास कहलाता है। तो पहले ऑप्शन को हम देखते हैं, यह पूर्णतः भौतिक व शारीरिक है। ये दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये वृद्धि को तो यह व्यक्त कर रहा है लेकिन विकास का इसमें कोई भी नाम नहीं है। यह आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होती है। वृद्धि दोस्तों, चाहे आपका विकास हो चाहे आपका वृद्धि हो, वो केवल आनुवंशिकता का परिणाम नहीं है, आनुवंशिकता और जो वातावरण है उसके सम्मिलन का परिणाम है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसके सभी पहलू अत्यंत अंतः संबंधित होते हैं। तो ये बात है दोस्तों, वृद्धि और जो विकास है एक दूसरे के पूरक होते हैं। यह अनिवार्यतः एक वैयक्तिक प्रघटना है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। तो ये भी कोई आपका ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है कि वृद्धि और विकास के जो सभी पहलू हैं वो आपके अंतर संबंधित होते हैं। अगला आपका प्रश्न है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए स्कीमा अवधारणा में परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है? अनुकूलन, आत्मसातीकरण, समायोजन, अहम केंद्रिता। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए
वर्तमान स्कीमा में परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके समायोजन। ठीक है, अब समायोजन क्या है? तो दोस्तों अनुकूलन के ही दो भाग होते हैं, एक तो आपका आत्मसातीकरण और एक आपका समायोजन होता है। स्कीमा होता है किसी चीज़ को देख करके जो हमारी मानसिक प्रतिबिंब बनता है, वो आपका स्कीमा नाम दिया है। तो क्या होता है, मान लीजिए कि आपने कोई कुत्ता देखा है, ठीक है, तो आप जानते हैं कि 4 हाथ पैर का आदमी होता है, ये होता है, इसकी पूँछ होती है, ये है। और फिर आपने कुत्ता देख लिया, उसके आधार पे आपका स्कीमा बन गया कि भाई ये कुत्ता होता है 4 पैरों वाला और एक पूँछ होती है, मुंह होता है इसका, इस प्रकार का। लेकिन तभी बच्चा है वो एक बिल्ली को देखता है और वो कहता है कि भाई ये तो कुछ अलग है, इसकी तो कुछ अलग है, वो चेहरा अलग है, ठीक है, ये छोटी है आकार में। तो ये जो स्कीमा वो बना रहा है, पहला स्कीमा बना हुआ था भाई ये, तो वो कहता है कि भाई ये तो ऐसे मूँछों वाला कुत्ता है, ठीक है, बिल्ली की थोड़ी बहुत मूँछें भी होती हैं, ठीक है, ये तो बहुत छोटा कुत्ता है, ठीक है। या घोड़े को देख करके जैसे सांड की बात करते हैं, ठीक है, यह तो कुबड़ वाला घोड़ा है, सांड को देख करके कहता है, ऊँट को देख करके कहता है ये तो कुबड़ वाला घोड़ा है। तो ये जो बात कर रहा है कि भाई कुबड़ वाला घोड़ा कह रहा है उसको, तो जो घोड़े का जो पहला संप्रत्य उसके बना हुआ था, स्कीमा बना हुआ था उसके, तो उसमें वो परिवर्तन कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल उसको बदल नहीं रहा है, उसमें वो परिवर्तन कर रहा है, जिसे हम समायोजन करना है वो कहते हैं। आया कि नहीं आया समझ में? भाई पहले वो घोड़े को समझता था 4 हाथ पैरों वाला, ये है, इस प्रकार का पशु है, ठीक है, ये आपका घोड़ा है, ठीक है, ये आपका घोड़ा है। तो इसको इसने पहली बार जब इसमें देखा तो इसका एक संप्रत्य स्कीमा विकसित हुआ, उसने देख लिया कि भाई इस प्रकार की आकृति आएगी तो वो घोड़ा कहलाएगा। अब वो थोड़े दिनों बाद, 1-2 महीने बाद में वो घोड़ा नहीं देखता, वो एक सांड को देखता है जिसके एक कुबड़ निकला हुआ है। तो उसे नहीं पता है कि भाई ये सांड है, वो तो क्या समझ रहा है ये घोड़ा है, लेकिन इसके ऊपर है वो कुबड़ है, वो निकल आया है। तो वो ये कहता है, अब वर्तमान स्कीमा में वो परिवर्तन करेगा, सोचेगा भाई ये तो ऐसा घोड़ा था लेकिन अब इसमें कुबड़ है, तो वो कहेगा कि इसमें कुबड़ वाला ये घोड़ा है। तो ये जो कुबड़ वाला घोड़ा समझने की जो प्रक्रिया है वो हो जाएगी आपसे समायोजन, कि भाई वर्तमान जो संदर्भ है, वर्तमान जो वातावरण है, उसमें वो समायोजन करने की प्रक्रिया कर रहा है कि पिछले जो अनुभव थे और जो वर्तमान अनुभव हैं उसमें मैं कैसे सामंजस्य बैठा हूँ, तो ये आपका समायोजन कहलाएगा। अगला आपका प्रश्न है, एक बालक को विद्यालय की बाल सभा में भाग लेने के लिए अध्यापक प्रेरित करता है, लेकिन बालक भीड़ को देख करके भाषा व विचारों की सही अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है, वह किस रोग से पीड़ित है? अफेज्या से, सोमनिलोक्विज्म से, डिस्प्रैक्सिया से, ब्रक्सिज्म से। तो दोस्तों आपका जो अफेज्या है वो आपके भाषा विकार कहलाता है, ठीक है, अफेज्या है वो आपके भाषा विकार कहलाता है, जिसमें कोई भी बच्चा अपनी भाषा को, अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है दूसरों के सामने। तो ये एक आपका भाषा विकार है। और प्रश्न में भी यही पूछा जा रहा है कि बालक भीड़ को देख करके अपनी भाषा एवं विचारों को सही रूप से अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, तो ये आपका विकार हो गया आपका अफेज्या। तो अगला दोस्तों आपका प्रश्न है, चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, कथन किसका है? वैलेंटाइन, स्किनर, J.S. रॉस और जॉन वॉटसन। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आपने बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है, ये है आपकी चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन को ज्ञानात्मक पहलू कहने वाले हैं आपके J.S. रॉस। रॉस ने चिंतन को मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू माना है। अगला आपका प्रश्न है, व्यक्तित्व के बहिर्मुखता व अंतर्मुखता का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? कार्ल युंग, आइजेनिक, रेमंड केटल और गॉर्डन ऑलपोर्ट। तो दोस्तों व्यक्तित्व है उसके बहिर्मुखता और अंतर्मुखता, बहिर्मुखी अलग है, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी, ठीक है, तो ये आपका अलग है।
और बहिर्मुखता और अंतर्मुखता, ठीक है, इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन, ये आपका अलग है, जो कि आपके आइजेनिक ने, कार्ल युंग ने जब आपका वर्गीकरण दिया था उसके बाद में उसकी सत्यता का पता लगाने के लिए आइजेनिक ने ये वर्गीकरण दिया था कि व्यक्तित्व के दो भाग बताए थे, बहिर्मुखता और अंतर्मुखता। इसके अलावा उन्होंने स्नायु विकृति, स्थिरता, मनोविकृति, परायम, इस प्रकार से उन्होंने है वो भाग किए थे। तो बहिर्मुखी व्यक्ति कौन होता है? जो बिल्कुल अपनी क्रियाओं का बाहर रूप में प्रयोग करता है, किसी से मिलने में, ठीक है, घबराता नहीं है, बोलचाल करने में, ठीक है, तो इस प्रकार का है वो आपका बहिर्मुखी होता है। अंतर्मुखी होता है जिसमें आपकी कलाकार होता है, ठीक है, सभी चीज़ों को अंतर ही अंदर समाने की वो क्षमता होती है, तो वो ज़्यादा बोलचाल नहीं करता है, थोड़ा झिझकता है, तो ये आपका अंतर्मुखता होता है। लेकिन इन दोनों के बीच में दोस्तों सबसे अच्छा व्यक्तित्व है वो है आपका उभयमुखी व्यक्तित्व। कीमोथेरेपी उपचार के लिए डॉक्टर के पास कई बार जाने के पश्चात अनीता वेटिंग हॉल में बैठते ही भीभत्स होने लगती है। क्लासिकी अनुबंधन के अनुसार अनीता ने विवशता का भाव कीमोथेरेपी की अनुपस्थिति में है। एक अनानुबंधित उद्दीपक, एक अनानुबंधित प्रत्युत्तर, एक अनानुबंधित प्रत्युत्तर, एक अनुबंधित उद्दीपक। दोबारा सुनिए दोस्तों, कीमोथेरेपी उपचार के लिए डॉक्टर के पास कई बार जाने के पश्चात अनीता वेटिंग हॉल में बैठते ही विवश होने लगती है। क्लास की अनुबंधन के अनुसार अनीता में विवशता का भाव कीमोथेरेपी की अनुपस्थिति में है। एक अनानुबंधित उद्दीपक, एक अनानुबंधित प्रत्युत्तर, एक अनुबंधित प्रत्युत्तर, एक अनुबंधित उद्दीपक। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एक अनुबंधित प्रत्युत्तर, ठीक है। अब ये कैसे है दोस्तों? पॉवलोव की जो सिद्धांत है आपका क्लास की अनुबंधन, इसको समझने के लिए आपको जो उदाहरण दिया था उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। अब इसमें क्या कह रहा है कि कीमोथेरेपी उपचार के लिए डॉक्टर के पास कई बार जाने के, यानी कि कई बार वो पहले जा चुकी है, अनीता कई बार जा चुकी है कीमोथेरेपी कराने के लिए डॉक्टर के पास, और जब वो कीमोथेरेपी कराती है तो उसे विवश, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, ठीक है, और कई बार वो जा चुकी है तो उसका अनुबंधन है वो बन चुका है कि भाई कीमोथेरेपी कराएगी तो फिर वो डरेगी। अब वो क्या है कि कई बार जाने के पश्चात अब वो जाती है एक बार और, तो वेटिंग हॉल में जैसे ही बैठती है उसे पता लगता है कि भाई मेरा नंबर आने वाला है, तभी है वो विवश हो जाए, तभी वो डरने लग जाती है। यानी कि जो क्रिया कीमोथेरेपी करते समय होती थी अब वो वेटिंग हॉल में बैठते समय ही हो रही है, ठीक है, यानी कि वो अनुबंधित तो हो गई, ठीक है, तो अनानुबंधित ये तो कट गया और ये आपका अनानुबंधित उद्दीपक है वो कट गया। अब एक अनुबंधित उद्दीपक और एक अनुबंधित प्रत्युत्तर, ठीक है, तो ये क्या है, उसको प्रत्युत्तर मिल रहा है, ठीक है। उद्दीपक तो क्या था, उद्दीपक तो वही हो गया कई बार जाने के पश्चात है, जो वो लगातार करवाती थी डॉक्टर के पास में, जब उसमें विवशता का भाव होता था, जिसको देख करके, जिसको महसूस करके, तो वो तो आपका उद्दीपक हो गया। अब उसको प्रत्युत्तर क्या मिल रहा है कि भाई वो दोबारा से विवश होने लग जाती है, कांपने लग जाती है, डरने लग जाती है, तो ये आपका हो गया अनुबंधित प्रत्युत्तर, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जिस प्रकार से घंटी बजाता था, ठीक है, कुत्ते के लिए लार वाला जो प्रयोग था, घंटी बजाता था तो कुत्ते के मुंह से लार आती थी, उसके बाद में उसको घंटी बजाने के बाद में खाना दिया जाता था। कई बार ये दोहराया गया तो कुत्ते को ये एहसास हो गया भाई जैसे ही घंटी बजती है उसके बाद में खाना आता है और तब लार मेरी निकाल ली है मुझे, तो फिर वो इसका अभ्यस्त हो गया, अनुबंधित हो गया। और एक बार जब है उसने घंटी बजाई लेकिन खाना नहीं दिया, तब भी कुत्ते के मुंह से उतनी ही लार आई। तो ये जो बात है वो पॉवलोव कहता है क्लास की अनुबंधन में, ठीक है, तो ये आपका अनुबंधित प्रत्युत्तर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है। समस्त पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन, यानी कि जो व्यापक मूल्यांकन है इसका क्या अर्थ है? समस्त पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, सभी विषयों का मूल्यांकन, संज्ञानात्मक, मनोगत्यात्मक और भावात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन, संज्ञानात्मक मूल्यांकन। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके संज्ञानात्मक, मनोगत्यात्मक और भावात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। यानी कि जो व्यापक मूल्यांकन की जो परिभाषा है
वो आपके तीनों क्षेत्रों में, संज्ञान, मनोगत्यात्मक और भावात्मक तीनों क्षेत्रों में जब आपका मूल्यांकन किया जाता है तो उसे आपका व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। अगला आपका आ जाएगा, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग होती है। अगर पहाड़ पर धुआं है तो पहाड़ पर आग है। उपर्युक्त वाक्यों का निष्कर्ष किस तरह की तर्कणा का उदाहरण है? निगमनात्मक तर्कणा, आगमनात्मक तर्कणा, आलोचनात्मक तर्कणा और सादृश्यवादी तर्कणा। तो ध्यान से दोस्तों प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न में ही आपका उत्तर है वो छिपा रहता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग होती है। एक उदाहरण दिया गया है और इस उदाहरण के आधार पर ये व्याख्या की जा रही है कि अगर पहाड़ पर धुआं है तो वहाँ पर भी आग होगी। तो ये यानी पहले उदाहरण दिया जाता है, ठीक है, यानी पहले से जो ज्ञात नियम है, ठीक है, ये आपका नियम दे दिया है, जहाँ धुआं होगा वहाँ तो आग होगी ही होगी, ये आपका नियम दे दिया। उसके बाद में उसकी व्याख्या की जा रही है, अगर पहाड़ पर धुआं है तो पहाड़ पर आग है। तो ये आपका हो गया दोस्तों निगमनात्मक तर्कणा का उदाहरण है। यानी पहले से ज्ञात नियमों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर किसी चीज़ पे यानी किसी पर निष्कर्ष पर हम पहुँचते हैं तो उसे हम निगमनात्मक तर्कणा कहते हैं। तो ये है, जैसे जहाँ जहाँ धुआं है, जैसे सभी मनुष्य मरणशील हैं, मोहन एक मनुष्य है तो मोहन भी मरणशील है, ठीक है, तो ये बात है। तो इससे हो जाएगा निगमनात्मक तर्कणा। अब है दोस्तों आगे प्रश्न है, सीखने के प्रतिफल की कौन सी आवश्यकता है? प्रत्येक विद्यार्थी की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना, शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति की जांच करना, राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक आकांक्षाओं को क्रियान्वित हेतु प्रयास करना, उपर्युक्त सभी। तो ये दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा आपके उपर्युक्त सभी। थोड़ा सा दोस्तों फास्ट करते हैं। NCERT द्वारा भारत में क्रियात्मक अनुसंधान की प्रथम पुस्तक रिसर्च इन एजुकेशन की रचना कब की गई? 1961, 1962, 1963, 1964। तो ये जो दोस्तों पुस्तक है, इसकी जो आपकी रचना की गई थी वो की गई थी आपके 1962 में, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार कब प्रभावी हुआ? 1 अप्रैल 2010, 29 मार्च 2011, 10 अप्रैल 2010 और 24 मार्च 2011। तो ये जो बात की जा रही है दोस्तों आपके RTE की जा रही है, ठीक है। तो इसकी जो अनुपालना है वो आपके 29 मार्च 2011 को की गई थी, ठीक है। तो ये आप याद रखें। अगला आपका हो जाएगा, देखिए दोस्तों कोई भी प्रश्न यदि गलती से गलत हो जाए तो आप कमेंट में लिख करके, यदि आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख करके आप अवश्य बताइएगा। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रतियोगात्मक परीक्षण से, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता में पाने में मदद करना, साफ दिखाई देने वाले इनाम देकर उसमें चिंता और डर पैदा करके। तो इसका दोस्तों सीधा सा उत्तर है कि प्रतियोगिता परीक्षण से, ये आपका नकारात्मक है। साफ एक इनाम वाला है, ये भी आपका नकारात्मक है। उनमें चिंता दर, ये भी आपका नकारात्मक है, ठीक है। तो जो सबसे अच्छा इसका विकल्प होगा वो होगा आपके व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करके और उसमें निपुणता यदि बच्चों को हम दिलाएं तो फिर है बच्चा आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित हो सकता है। इनाम वाला है, ये आपके बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। अगला आपका प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण के दौरान कितने प्रकार के प्रश्नों की जांच करने के बाद प्रश्नों का चयन किया जाता है? पहला है आपका 2, 3, 4, 5।
तो जो उपलब्धिकरण परीक्षण है, आपने यदि बीएड की होगी तो दोस्तों आपने उपलब्धि परीक्षण है वो बनाया होगा, ठीक है। तो इसमें 2 प्रकार की प्रश्नों की जांच की जाती है। पहला क्या है कि प्रश्नों में आपकी कोई भी अशुद्धि तो नहीं है, व्याकरणिक अशुद्धियाँ संबंधी जो त्रुटियाँ हैं, ठीक है, प्रश्नों की आपने कहीं पुनरावृत्ति तो नहीं की है, इसके अलावा आपकी भाषा की जो अशुद्धियाँ हैं वो तो नहीं है। तो पहली जांच तो ये की जाएगी, और दूसरी की जाएगी आपकी तकनीकी जांच, ठीक है। ये तो आपकी सामान्य जांच हो गई पहली। दूसरी आपकी तकनीकी जांच, जिसमें आपके प्रश्नों की कठिनाई के स्तर को निर्धारित किया जाएगा, उसमें आपकी विभेदीकरण की क्षमता है या नहीं है, मानकता का है या नहीं है, ठीक है, विश्वसनीयता है या नहीं, इस प्रकार की तकनीकी जांच है वो आपकी की जाएगी। तो 2 प्रकार की जांच आपकी की जाती हैं, पहली सामान्य जांच और दूसरी आपकी तकनीकी जांच। तो ये आपकी दोस्तों तकनीकी जांच हो जाएगी 2 प्रकार की। अगला आपका है शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, विद्यालय के संपूर्ण पाठ कार्यक्रम, मूल्यांकन करने की प्रक्रिया और कक्षा में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री। तो दोस्तों जो पाठ्यचर्या है, ठीक है, यानी कि आपका जो करिकुलम है, तो ये आपके विद्यालय के संपूर्ण पाठ्यक्रम की ओर इंगित करती है। यानी कि इसमें आपके खेल कूद भी आ जाएंगे, वर्ष भर चलने वाली जो गतिविधियां हैं, चाहे पढ़ाई की हों, चाहे वो आपके पढ़ाई से अलग क्षेत्र में या खेलों की हों, तो वो सारी की सारी आपके पाठ्यचर्या शब्दावली में सम्मिलित हो जाती हैं। जबकि जो पाठ्यक्रम है वो आपके जो पाठ किताबों की जो है पढ़ने के लिए जो विषय वस्तु है उसको ही शामिल उसमें किया जाता है। अभ्यास की निरंतरता के कारण बालक की त्रुटियों में कमी हो जाती है, बालक का अधिगम प्रभावी हो जाता है। उक्त सीखने के सिद्धांत किससे संबंधित है? इवान पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर और वोल्फगंग कोहलर। तो दोस्तों ये आपका सिद्धांत संबंधित है आपके थॉर्नडाइक से, ठीक है। प्रयास, प्रयत्न एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है वो आपके थॉर्नडाइक ने दिया था। इसमें क्या है कि बार बार है वो, यदि बच्चा है वो बार बार अनुक्रिया करेगा तो पहली बार में वो गलत करेगा, जितनी अनुक्रिया ज़्यादा गलत करेगा दूसरी बार में उससे कम, धीरे धीरे उसकी जो गलत अनुक्रियाएँ हैं उनमें कमी आ जाती है, और एक दिन ऐसा होता है कि बिल्कुल ही उसकी जो त्रुटियाँ हैं वो बिल्कुल कम हो जाती हैं और वो सही जगह पर है, वो अपनी स्थिति निर्धारित कर लेता है, ठीक है। तो बालक का अधिगम है वो प्रभावी हो जाता है, उसकी गलतियों में कमी हो जाती है। तो बार बार करने से यदि किसी चीज़ को आप रिवीजन करते हैं तो बार बार आपकी जो त्रुटियां हैं वो कम हो जाएंगी और आपका जो विषय वस्तु पर अधिकार है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसे हम थॉर्नडाइक का सिद्धांत दोस्तों कहते हैं, ठीक है। थॉर्नडाइक ने आपके जो सीखने के हैं वो 3 मुख्य और 5 गौड़ नियम है वो दिए थे। अगला हो जाएगा आपके अभिप्रेरणा के जैविक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक प्रेरकों का वर्गीकरण किया है। थॉमसन ने, अब्राहम मैस्लो ने, गैरेट ने, विक्टर ब्रूम ने। तो दोस्तों अभिप्रेरणा की जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक 3 प्रकार के अभिप्रेरकों का वर्गीकरण आपके किया है गैरेट ने, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, बच्चों में ज्ञान की रचना करना और अर्थ निर्माण करने की क्षमता होना, उक्त परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की क्या भूमिका है? संप्रेषक और व्याख्याता की, निर्देशक की, तालमेल बैठाने वाला और आलोचक। तो इसमें जो शिक्षक की भूमिका है वो हो जाएगी आपके निर्देश देने की, ठीक है। कि यदि शिक्षक अच्छी तरह से निर्देश दे और बच्चे यदि अपने ज्ञान की रचनाएं वो स्वयं कर रहे हैं, अर्थ निर्माण करने की क्षमता विकसित करनी है, तो उसमें निर्देशक की भूमिका है शिक्षक में होनी चाहिए। अगला आपका प्रश्न है, बुद्धि का प्रथम शाब्दिक एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण कौन सा है जिसका 1916 में टर्मन द्वारा निर्माण किया गया था? आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी जनरल क्वालिफिकेशन परीक्षण, विनय साइमन परीक्षण। हाँ तो दोस्तों बुद्धि का जो प्रथम शाब्दिक और जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण था वो था आपके आर्मी अल्फा परीक्षण। 1916 में टर्मन ने इसे बनाया था, जो कि प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक, पढ़े लिखे सैनिकों की जो मानसिक क्षमताएं हैं
उनका पता लगाने के लिए बनाया गया था। बुद्धि परीक्षण है वो आपके पता है, नंबर 1 व्यक्तिगत, नंबर 2 आपके सामूहिक। व्यक्तिगत में आपके हो जाएंगे शाब्दिक एवं अशाब्दिक, सामूहिक में भी आपके शाब्दिक एवं अशाब्दिक। तो जो आर्मी अल्फा परीक्षण था वो आपके शाब्दिक और सामूहिक परीक्षण था, ठीक है। जबकि आर्मी बीटा परीक्षण है वो आपके सामूहिक तो था लेकिन वो अशाब्दिक था। अगला है आपका, किस मनोवैज्ञानिक का मानना है कि सीखने का अर्थ ज्ञान का निर्माण करना है जिससे बालकों का बौद्धिक विकास होता है? जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और कर्ट लेविन। तो ये आपका आसान सा हो जाएगा दोस्तों, जीन पियाजे हैं, वो अपनी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में कहते हैं। जीन पियाजे का जो सिद्धांत है दोस्तों वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और सेकंड ग्रेड में भी अब की बार इसे जोड़ दिया गया है। तो रीट की जो साइकोलॉजी है दोस्तों उससे बड़ी कोई भी साइकोलॉजी नहीं है, जितना इसे आप पढ़ सकते हैं 1 महीने में उतना आप पढ़िए। अगला है आपका, फ्रॉयड के सिद्धांत के किस भाग में शारीरिक एवं मूल आवश्यकताएं आती हैं? इदम, अहम, परा अहम, कोई नहीं। तो जो फ्रॉयड ने आपके मन के 3 भाग किए हैं, इदम, अहम, परायम, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है। तो इड, ईगो, सुपर ईगो, तो ये आपके इदम के अंतर्गत हैं, वो आपके शरीर से संबंधित होता है। शरीर की जो भी आपकी मूल आवश्यकताएं हैं वो आपके इदम के अंतर्गत आती हैं। अगला है आपका, अगर किसी बच्चे की शारीरिक व मानसिक आयु दोनों बराबर हैं तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? 0, 1, 100, 110। तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा आपके 100, ठीक है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की बुद्धि शारीरिक आयु है 10/10, ठीक है, गुणा आपके 100, ठीक है। ये आपका कट जाएगा, 10 दाई के आपके 100 हो जाएगी। 12/12 कर लीजिए चाहे आप, ठीक है। तो ये आपकी यदि मानसिक आयु और शारीरिक आयु दोनों यदि बराबर हैं तो उसकी बुद्धि लब्धि है वो आपके 100 ही आएगी। अगला है आपका, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं अल्फ्रेड बिने, चार्ल्स स्पीयरमैन, गिलफोर्ड, स्टर्नबर्ग। तो बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत दिया था वो आपके चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था, जिसमें आपने द्विकारक बताए थे, एक तो आपका सामान्य कारक जनरल और एक आपका स्पेशल फैक्टर यानी कि उसके विशेष कारक, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा चार्ल्स स्पीयरमैन। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, अंतिम प्रश्न है, नवनीत अपने छात्रों को भ्रमण पर ले जाता है, वापस आने पर वे छात्रों से चर्चा करते हैं, यह प्रदर्शित करता है सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना और सीखने का आकलन। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके सीखने के लिए आकलन। यानी कि हम कोई काम कर आए हैं और वापस में ये जानना चाह रहे हैं कि भाई हमने इससे क्या सीखा है, क्या क्या इसमें हमारी क्षमताएं विकसित हुई हैं, क्या क्या इसका हमारा स्तर रहा है, ठीक है। तो ये आपका सीखने के लिए, यानी कि दोबारा से हम सीखना चाहते हैं कि उस चीज़ से हमें क्या सीखा है, तो ये आपका सीखने के लिए आकलन हो जाएगा। तो ये आपके सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन और तो ये आपके हो जाएगा सीखने के लिए आकलन। तो ये दोस्तों आपके रहे 30 प्रश्न। आपके इनमें से कितने प्रश्न सही हुए हैं वो आप दोस्तों ज़रूर कमेंट में लिख करके बताना। और ये आपको सीरीज है वो चलनी चाहिए या फिर नहीं चलनी चाहिए, ये भी कमेंट में लिख करके बताना। या तो आप कहेंगे कि बंद कर दो तो मैं आपको इसको बंद कर दूंगा बिल्कुल, यदि आप कहेंगे चालू रखिए। और यदि आपको संस्कृत की, हिंदी वगैरह की किसी की भी दोस्तों सीरीज आपको चाहिए तो आप दोस्तों कमेंट में लिख करके बताना। जितनी ज़्यादा दोस्तों आपके कमेंट आएंगे उसी हिसाब से मैं निर्णय आपका लूँगा। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।